साल 2022 के आखिरी 3 दिनों में दैनिक जागरण द्वारा चलाई गई सीरीज सीमांचल का सच में कई ऐसे दावे किए गए जो खबर के नाम पर मजाक लगते हैं। उनतीस दिसंबर 2022 को अखबार के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर खबर छपी, सीमांचल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा, पलायन को मजबूर हो रहे अल्पसंख्यक हिंदू। इस खबर में किशनगंज एसपी ऑफिस के सामने बांग्ला भाषा में लगे एक बोर्ड की तस्वीर लगाई गई है। इस तस्वीर का खबर से क्या वास्ता है, इसका जिक्र ना तो पहले पन्ने पर मिलता है, ना ही पेज 12 पर छपे खबर के शेष अंश में। हालांकि पेज 12 पर यह जरूर लिखा गया है कि 1971 में भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के गठन के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिम आसाम पहुंचे। कालांतर में ये सीमांचल के कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया आदि जिलों में बसने लगे। खबर की इस पंक्ति से लगता है कि दैनिक जागरण अखबार के रिपोर्टर संजय सिंह की समझ ये है कि बिहार में बांग्ला भाषा का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठ है, जबकि सच तो ये है कि किशनगंज जिले का बांग्ला से जुड़ाव का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। बांग्ला भाषी समाज से आने वाले किशनगंज निवासी सुबीर मजूमदार बताते हैं कि एसपी ऑफिस के अलावा पहले किशनगंज रेलवे स्टेशन, यहाँ के स्कूल से लेकर दुकानों तक का नाम बांग्ला में लिखा होता था। अब वो चीज खत्म हो गई है। शहर के कई जगहों जैसे डे मार्केट का नाम भी बंगाली के नाम पर रखा गया है। देश में 1912 में ही जब ये जिला राज्य का विभाजन हुआ, बिहार, बंगाल और असम का, तब से यहाँ पर बंगाली लोग बसे हुए हैं, यानी सैकड़ों साल का ऊपर हो गया। और इस शहर में बंगाल से जुड़े हुए हैं आसपास में भी, इसलिए बंगालियों की संख्या थी। और आज से 30 साल पहले भी किशनगंज स्टेशन में बंगला से ही नाम लिखा हुआ रहता था। हाँ, किशनगंज हिंदी में, इंग्लिश में और बंगला में लिखा हुआ रहता था किशनगंज। तो आज से 20-22 साल पहले इसको हटा के वहाँ पर उर्दू लाया गया। और इसके लिए हम लोग जाफर शरीफ जब रेल मिनिस्टर थे तब से हम लोग इसके लिए लिखे थे। उसके बाद नीतीश जी भी जब रेल मिनिस्टर थे उनके समय में लिखे, रामविलास जी का समय, ममता बनर्जी के समय में भी हम लोग लिखे, लेकिन उसका कोई ये प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग चाहते थे ये बंगाल से सटा हुआ है तो इसमें बंगला में लिखा होना चाहिए। आज एसपी ऑफिस में लिखा हुआ है, इसके हम लोग उसके लिए कोई विशेष ये नहीं है। जब किशनगंज में बांग्ला भाषी है, ये अच्छी बात है। जो उनका ऑफिस में भी किशनगंज जिला पुलिस ऑफिस लिखा हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। और किशनगंज शहर में करीब मैंने 50% मोहल्ला जो है वो बंगाली लोग से ही बसा हुआ था। अब कुछ कारणवश अपने काम के क्षेत्र में, और हम लोग को सुहासपल्ली लाइन, डुमरिया, मिलनपल्ली, नेपालगढ़ कॉलोनी, रुईधासा, खगड़ा, हॉस्पिटल रोड, ये सब बंगाली लोगों से ही बसे हुए थे। इसलिए आगे किशनगंज में हर दुकान का भी बोर्ड में बांग्ला से भी लिखा जाता था, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ बांग्ला से भी लिखा जाता था। अब धीरे धीरे उस संख्या कुछ घटी है, क्योंकि अब जो बांग्ला में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बिहार में हम लोग 30 साल से बांग्ला शिक्षा के लिए पढ़ाई का किताब छपना बंद कर दिया गया है। इसलिए बच्चा लोग बांग्ला नहीं पढ़ते, लोग किशनगंज शहर छोड़ के बाहर में जाके पढ़ते हैं। और जो लोग यहाँ पर बसते हैं वो हिंदी या इंग्लिश लेके ही पढ़ते हैं। इसी का कारण अभी उतना लोगों का इंटरेस्ट नहीं है जो बांग्ला में बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है। बांग्ला भाषा होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। इसलिए दैनिक जागरण की खबर में किशनगंज एसपी ऑफिस के सामने बांग्ला में लगा बोर्ड का फोटो भ्रामक है। 30 दिसंबर 2022 को दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने पर सबसे ऊपर खबर छपी, मिड डे मील के लिए सरकारी स्कूल जाते बच्चे, तालीम मदरसा में ही। इस खबर के जरिए मुसलमानों के पहनावे और खान पान में घुसपैठ बताने की कोशिश की गई है। खबर में लिखा गया है कि यहाँ पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों की वेशभूषा बांग्लादेशी मुसलमानों की तरह है। छोटे बच्चे भी घुटनों तक की लुंगी में नजर आते हैं। रिपोर्टर संजय सिंह के इस दावे से साफ समझ आता है कि उन्हें मुस्लिम समाज के बारे में कितनी कम जानकारी है।
नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समाज के लोग हमेशा पजामा, पैंट या लुंगी को टखनों से ऊपर रखते हैं, इसलिए मदरसों में बच्चे टखनों से ऊपर लुंगी पहने नजर आते हैं। घुटनों तक लुंगी न बच्चे पहनते हैं और न बूढ़े। जमीयत उलेमाए हिंद के किशनगंज जिला अध्यक्ष मौलाना इलियास मुखलिस बताते हैं कि टखनों से ऊपर लिबास पहनना सुन्नत तरीका है, यानी इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का तरीका है, यानी देश भर या दुनिया के मुसलमान ऐसा ही करते हैं। असल में हमारे आका मौला प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है, घुटना तो नहीं, घुटना से नीचे टुकना से ऊपर, वो लुंगी ही नहीं बल्कि वो लुंगी हो, पाजामा हो, पैंट हो, जीन्स हो, जो कुछ भी हो टुकना से ऊपर होना चाहिए। और टुकना से ऊपर पहनने में बहुत सारे फ़ायदे ये हैं, एक तो शरीयत है और दुनियावी तौर पर फ़ायदा ये है कि उस कपड़ों में गंदगी नहीं लगती है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर कोई घुटना कह दे तो बहरहाल ये गलत है, टुकना के ऊपर हमारा कपड़ा होता है। उसी खबर में हाईलाइट कर लिखा गया है कि बांग्लादेशियों को लहरी रोटी और पटुए की साग बहुत पसंद है। बहुतायत में जब लोग इसकी मांग करने लगे तो किशनगंज के होटलों में इसे मेन्यू में शामिल कर लिया गया। अब ये हर जगह आसानी से उपलब्ध है और हर वर्ग के लोगों के खान पान में शामिल हो रहा है। साग का मौसम नहीं रहने पर लहरी रोटी के साथ नमक मिर्च उपलब्ध होता है। सीमांचल के शेरशाहबादी समाज के लोग बताते हैं कि लहरी रोटी कई आटा के मिश्रण से बनाई जाती है। खेतों में काम करने जाने या मजदूरी करने जाने से पहले अक्सर लोग इसे खाते हैं, जिससे काम करने में ताकत मिल सके। बिहार के कई हिस्सों में इस रोटी को मिलावन की रोटी भी कहा जाता है, जिसे मक्खन, छाछ, कच्चा प्याज और अचार के साथ खाया जाता है। किशनगंज जिले के दिगलबैंग प्रखंड निवासी नौशाद अली बताते हैं, शेरशाहबादी समाज में सुबह के नाश्ते को लहरी बोला जाता है। उसमें रोटी या भात कुछ भी हो सकता है। लहरी का सिस्टम जो है ना, हम लोगों के बीच में जो है ना, सुबह का खाना जो है उसको लहरी बोला जाता है। सुबह का नाश्ता जो है, सुबह का नाश्ता है। लहरी में क्या होता है? लहरी में रोटी भी होता है, भात भी होता है, हर कुछ होता है। सुबह का खाना के मतलब ही लहरी। अच्छा, उसमें कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कुछ अलग तरह का चीज उसमें नहीं, कोई अलग तरह का चीज नहीं है। तो लहरी रोटी जो बोला जा रहा है वो क्या है? तो रोटी भी है, लहरी में आता है। भातों ले जाएंगे तो वही लहरी में आता है, वो सुबह वाला। यही तो बात अलग है। तरीके से ना कोई अलग बात नहीं है उसमें। तो वो चीज़ कहीं बाहर से आया है या आप लोग बहुत पहले से ही लहरी ही बोलते आए हैं? ये लहरी तो हम लोग बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, तो या बोलते जा रहे हैं। बस सुबह के नाश्ता को आप लोग लहरी बोलते हैं? वो लहरी खाना का मतलब ही लहरी। अच्छा, सुबह 12 बजे में खाना होता है। लहरी रोटी और पटुआ साग का क्या है जोड़ी? पटुआ साग तो खास करके हम लोग का यहाँ का जो है लोकल में मेन सब्जी में आता है। सीजन में पटुआ साग सबके घर में पाइएगा। पटुआ साग सब लोग खाते हैं? सब लोग खाते हैं, बल्कि हम लोग से ज़्यादा जो है माने यहाँ के ये जो है सब हम लोग ये सब भाई लोग जो है राजवंशी गणेश में से वो लोग तो ज़्यादा पटुआ साग खाते हैं। अच्छा, और वो अच्छा ढंग से खाते हैं वो लोग, और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। बने तब। तो ये बताइए, जो लहरी रोटी और पटुआ साग क्या किशनगंज का होटल सब में भी मिलता है अभी कि नहीं मिल रहा है? होटल में कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलता है रोटी और पटुआ साग कहाँ मिलेगा आपको होटल में? दिगल बैंक का बादल का होटल में कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कहीं। घरे पे जो है वो घरे में बनता है सब। ठीक है। ये समस्या ही है। हम लोग जो है ना खेत में जब सुबह खा लेगा लहरी, उसके बाद खेतों में जो अगर भेजेंगे बांध के, उसको भी लहरी बोला जाता है। तो इसीलिए बना लहरी सिस्टम ही उठो, जो नाश्ता वाला सिस्टम ही हम लोग का लहरी। इसीलिए सीमांचल के मुसलमानों के पहनावे और खान पान को लेकर दैनिक जागरण में छपी जानकारी भ्रामक है। दैनिक जागरण की खबर में लिखा गया है, सीमांचल में मस्जिदों की बनावट दो तरह की है। कोई मस्जिद बहुत आलीशान बनी हुई है तो कोई बहुत ही सामान्य। मस्जिदों में गुंबद की उपस्थिति से इस अंतर को समझा जा सकता है। खबर में आगे लिखा गया है, मदरसे में फ़िक़्ह, मंतिक हदीस, उसूल फ़िक़्ह, कुरान, उर्दू, फारसी, अरबी आदि की पढ़ाई होती है। प्राइवेट मदरसे को निज़ामिया और सरकारी मदरसे को आलिया कहा जाता है। निज़ामिया का संचालन चंदे की राशि से होता है, वहीं सरकारी मदरसों पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 483 करोड़ रुपए खर्च करती है। घुसपैठिए से जुड़ी एक खबर में इस जानकारी को ऐसे डाला गया है जिसे सीमांचल में देश के बाकी हिस्सों से कुछ अलग हो रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना इलियास मुखलिस बताते हैं कि सीमांचल में कुछ अलग नहीं हो रहा है
और जगहों पर भी ऐसी ही छोटी बड़ी मस्जिदें होती हैं। जहां तक प्राइवेट और सरकारी मदरसे की बात है तो स्कूल भी ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, हमारे इलाके में भी और दूसरे इलाके में भी बड़ी मस्जिदें भी होती है और छोटी मस्जिदें भी होती है। तो छोटी मस्जिदों में जितना वो लागत लगाते हैं उस हिसाब से छोटी मस्जिद होती है। रही बात ऊपर के मीनारे की, तो मीनारा हमारे यहाँ इजाफी चीज़ है। वो एक मीनारा डाले या 2 डाले या 4 डाले या 10 डाले, उसका कोई मसला नहीं होता। अलग अलग मस्जिदें नहीं होती, एक ही जैसी मस्जिद होती है और जिसके पास जितना पैसा होता है उसी हिसाब से उसमें पैसा लगाता है। मदरसा के बारे में लिखा गया है कि मदरसा 2 तरह की होती है, निजामिया और आलिया, तो ये क्या है? मतलब देखिए, तो स्कूल भी तो ऐसा ही है। कुछ तो पटना बोर्ड के स्कूल हैं, कुछ सीबीएसई स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलें हैं जो स्कूल चल रहे हैं। इसी तरह से मदरसे भी हैं हमारे यहाँ। जिन मदरसों के को बिहार गवर्नमेंट ने इल्हाक किया है वो अपना सिलेबस देते हैं, और जो मदरसा निज़ामिया प्राइवेट मदरसा है उसमें भी जो सिलेबस है उसमें सिलेबस कुरान, हदीस और फ़िक़्ह। कुरान का मतलब हमारे होली कुरान है, हदीस यानी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, और फ़िक़्ह उसको कहते हैं कि कुरान और हदीस को मिलाकर जो मसाइल बताए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान में आया है कि नमाज़ पढ़ो और हदीस में आया है कि नमाज़ 4 रकात पढ़ो, लेकिन वो 4 रकात नमाज हम किस तरह से पढ़ें उसी को फ़िक़्ह कहते हैं। और प्राइवेट मदरसों का निसाब अपने दीनी निसाब के साथ साथ दुनियावी निसाब भी है, इसलिए कि हम भी एक मदरसा चला रहे हैं। और देखिए हमारे यहाँ ये किताबें हैं, LKG की इंग्लिश की किताब है, ये हिंदी की किताब है और ये भी हिंदी है, और ये देखिए आप के ड्राइंग है और इस्लामिक स्टडीज़ है। ये सारी चीज़ें हम तो सारा निसाब पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, सब कुछ है हमारे पास। तो हम इन मदरसों में भी इस्लामी भी तालीम देते हैं और इसके साथ साथ जो है मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अलग अलग वो है। मंतिक हमारे यहाँ अरबी का लफ्ज़ है और अरबी में इसको मंतिक जो है, मंतिक कोई चीज़ नहीं है। मंतिक ये है कि बात करने का सलीका आ जाए आदमी को, एक जैसे कि एक ग्रामर है वो, और अकल से किसी चीज़ को मनाने की कोशिश करना है कि ये किताब है और इस किताब को कागज़ से बनाया गया। कोई अगर कहेगा नहीं तो आप कागज़ की लिबर्टी कीजिए और इसकी लिबर्टी कीजिए, ये कागज़ से बनी है। इसी तरह से कोई हकीकी चीज़ का इनकार करता है तो उस हकीकी चीज़ को अकल से बताने के लिए उसी को मंतिक कहते हैं। कोई मंतिक हमारा और कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं। दैनिक जागरण का पक्ष जानने के लिए हमने सीमांचल का सच के रिपोर्टर संजय सिंह को कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमारी खबर दैनिक जागरण का झूठ पार्ट 1 और पार्ट 2 से जुड़े 6 सवाल हमने संजय सिंह को 26 जनवरी को उनके व्हाट्सएप पर भेजे थे, लेकिन 28 जनवरी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। जवाब आने पर हमारी वेबसाइट mymedia.in पर खबर को अपडेट कर दिया जाएगा।